हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं खुश होंगे। फिर से स्वागत है ज्योग्राफी का सेकंड क्लास फर्स्ट चैप्टर 12th का आर्ट्स वाला पे। कल पिछले क्लास में हम लोग मानव भूगोल के बारे में बताए थे। अब उसकी कुछ विचारधाराएं हैं मानव भूगोल की, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये क्या होता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद से ही मतलब है कि भौतिकी पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं कर सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है कि मनुष्य चाहकर भी अपने पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। वो क्या होता है, प्राकृतिक का ही एक रूप होता है। इसमें कोई भी हम लोग किसी प्रकार का क्या चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है संभावदी विचारधारा। मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है। और जैसे हमारे समाज में क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले क्या था, कोई भी तकनीकी डेवलपमेंट नहीं था, तो जिसके कारण से हम लोग क्या था, उतना सुविधा नहीं मिल पाता था। जिसके कारण से अगर किसी को व्यक्ति को अगर गर्मी भी लग रहा हो, किसी को जैसे बुखार भी था, तो वो क्या करता था, उसकी जांच नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्या है, थर्मामीटर का आविष्कार हो गया है, पंखा आ गया है, कूलर आ गया है, एसी आ गया है। तो ये सब क्या है, संभावदी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए क्या करता है, तकनीकी का प्रयोग करता है। क्लियर है? अब आते हैं, इससे आगे है नौ अब है नौ निश्चयवाद विचारधारा। वाद विचारधारा। नौ निश्चयवाद विचारधारा का मतलब है रुक जाओ विचारधारा। रुक जाओ निश्चयवाद भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुक जाओ निश्चयवाद। इसको हम लोग रुक जाओ निश्चयवाद के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इनका नौ निश्चयवाद कौन दिया था? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? तो वो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अमेरिकन क्या थे? ज्योग्राफर थे, जिन्होंने नौ निश्चयवाद दिया था। कितने ईस्वी में दिया था? तो ये 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, नौ निश्चयवाद का मतलब क्या होता है? जैसे आदि मानव के पास क्या था, खेती करने का नॉलेज नहीं था, जिसके कारण से वो क्या करते थे, या तो अगर फल मिल जाते थे तो वो खा लेते थे, अगर नहीं मिलते थे तो वो क्या होते थे, भूखे रह जाते थे। जिसके कारण से उन्हें क्या होता था, बहुत तरह का बहुत तरह का क्या उसको बोलते हैं, प्रॉब्लम का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। और अभी के समय में क्या है कि हम लोग खेती करने के लिए बहुत सारा रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसके कारण से हमारा लैंड क्या हो जाता है, पॉल्यूशन से ग्रसित हो जाता है। तो नौ निश्चयवाद एक और कुछ नहीं है, रुक जाओ निश्चयवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको कौन दिया था? एक भूगोलवेत्ता थे, ग्रिफिथ टेलर, जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कितने ईस्वी में दिया था? तो 20th सेंचुरी में दिया था। अब कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भूगोल के बारे में मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी है। फर्स्ट है मानव समाज और धरातल के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए, रोटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, उनका परिभाषा अलग था। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। ये किसके अनुसार था? रोटजेल के अनुसार। एलएनसी सैंपल के अनुसार क्या है? एलएनसी सैंपल
के अनुसार। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव संबंधों को एलएनसी सैंपल के अनुसार क्या है कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर का मतलब क्या होता है, जैसे स्थिर का मतलब क्या होता है एक ही जगह रुका होना, लेकिन अस्थिर का मतलब, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी क्या है हमेशा चलती रहती है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव संबंधों को दर्शाता है। मानव क्या है, क्रियाशील, मानव क्या करता है, अपना काम करता है। अगर मान लीजिए कोई भी मानव अपना कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर खेती बाड़ी नहीं करेगा तो वो भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एलएनसी सैंपल के अनुसार क्या होता है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के संबंधों को क्या करता है, दर्शाता है। और रोटजेल के अनुसार क्या है कि मानव समाज और धरातल के बीच क्या करता है, संबंधों को क्या करता है, दर्शाता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब थर्ड है पॉल विडाल। देखो पॉल विडाल के अनुसार क्या है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले क्या होते हैं, भौतिक नियम होते हैं। और इस पर रहने वाले जीवों, जीवों का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग रहते हैं, तो उसके बीच के क्या करता है, संबंधों को क्या करता है, दर्शाता है। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के संबंध को दर्शाता है। देखिए पॉल विडाल के अनुसार क्या है कि पृथ्वी नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, भौतिक नियम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में हम लोग नियम पढ़ते हैं, न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ, तो ये सब क्या है, फिजिक्स के नियम है जो पृथ्वी को क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉल को जैसे हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी उसको अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। तो खींचना क्या है, उसका बल है, ये कौन सा बल हो गया, भौतिक बल है। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम जो भी होते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत हो गया, चाहे कोई भी मोशन हो गया, चाहे फिक्शन हो गया, ये सब क्या है, भौतिक नियम है। और इस पर रहने वाले जीवों के संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। अगर मान लीजिए इस पृथ्वी के पास क्या, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो क्या होता, मनुष्य हवा में उड़ते चलता ना, नहीं चलता, मनुष्य क्या करता, हवा में उड़ते चलता। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए पृथ्वी के पास खिंचाव नहीं रहता तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री ग्रेविटी होती है ना। तो 0 डिग्री ग्रेविटी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम, जैसे मेरा वजन अगर मान लीजिए 80 kg है, तो 80 kg है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 0 डिग्री ग्रेविटी में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का खत्म हो जाता है, जिसके कारण से हम क्या वहाँ पे उड़ना चालू कर देते हैं। हमारे अंदर कोई भी क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ को हम पकड़ने के लिए क्या होते हैं, बेसहारा होते हैं। तो अंतरिक्ष में जो भी व्यक्ति जाते हैं तो उनको क्या होता है, पहले से ही ट्रेनिंग मिलता है, जिसके कारण से वो अंतरिक्ष में जा पाते हैं। तो यही चीज़ है, पृथ्वी के नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के संबंध को क्या करता है, दर्शाता है।
अब आते हैं मानव भूगोल के नवीन विचारधारा के बारे में क्या करते हैं, एक एक डिस्कस करते हैं। ये समझ में आया सबको? रोटजेल के बारे में भी बता दिए, पॉल विडाल के बारे में भी बता दिए, और एलएनसी सैंपल के अनुसार भी क्या मानव भूगोल का क्या डिफिनेशन होता है वो बता दिए। अब आते हैं मानव भूगोल के नवीन विचारधाराएं। ये तो विचारधाराएं थी जो पुरानी थी, अब नवीन विचारधारा, नवीन का मतलब नया विचारधारा। पहला आता है कल्याण परक अब देखिए, कल्याण पारक विचारधारा नाम से ही मतलब है कि ये क्या करता है, मनुष्य के कल्याण के बारे में क्या करता है, ये विचारधाराएं बताती है कि जैसे मान लीजिए अगर मानव विकास करता है तो वो क्या करेगा, सामाजिक न्याय भी करेगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या आता है, जैसे गरीबी है, स्वास्थ्य है, सुविधाएं हैं, शिक्षा है, ये सब किस विचारधारा के अंदर आता है, कल्याण विचारधारा। तो अगर मान लीजिए ये इसे हम क्या, मानव कल्याण का इसे क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मानव कल्याण का केंद्र कहा जाता है। अब जैसे कोई भी, पहले क्या था कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं था, तो एजुकेशन किस प्रकार से हुआ, इस विचारधारा के अंतर्गत क्या आता है, एजुकेशन आता है, गरीबी आता है, चाहे शिक्षा आता है, चाहे स्वास्थ्य आता है, किस विचारधारा के अंदर, कल्याण पारक विचारधारा के अंदर। नेक्स्ट है मानवतावादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा। नेक्स्ट है मानवतावादी देखो, मानवता विचारधारा ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या है, विचारधारा है। अब जैसे मान लो किसी के पास क्या है, जैसे वर्तमान में अगर किसी के पास कोई भी समस्या होती है, जैसे मान लो कोई आदमी क्या होता है, गरीब होता है, तो उस गरीब होना क्या है, उसके गरीब होना का मतलब क्या है, उसके पास मनी का कमी होना, आर्थिक स्थिति क्या होना, कमजोर होना। तो मानवतावादी विचारधारा किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थव्यवस्था को। अब आता है नेक्स्ट, सबको समझ में आ रहा होगा, व्यवहारिक क्या करता है, जाति धर्म और लिंग व्यवहारिक विचारधारा क्या हुआ, कोई भी मनुष्य का क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या लिंग है, क्या उसके साथ सामाजिक वर्गों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहारिक विचारधारा के अंदर जाति धर्म आता है। हमारे समाज में देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई बड़ा कास्ट होता है, कोई मिडिल कास्ट होता है, कोई लोअर कास्ट होता है। तो ये क्या हो गया, व्यवहारिक विचारधारा। नेक्स्ट है यह विचार मार्क्सवादी विद्वानों के दिया गया, मार्क्सवादी विद्वानों के द्वारा दिया गया। इसमें जैसे मान ले किसी के पास गरीबी है, भूख है, बीमारी है, भेदभाव है, रंग भेद है, तो ये किस विचारधारा के अंतर्गत आएगा, अमूलवादी विचारधारा के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है, ये मेरा सेकेंड क्लास है, इसके बाद में फिर
एक क्लास और होगा और मेरा 12th का क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे क्या होंगे, पॉलिटी का भी मेरे एक टीचर है MD जूही, वो भी क्या हुए हैं, जुड़ गए हैं। इंट्रोडक्शन क्लास उनका जल्द ही आने वाला है आर्ट्स वाला पे। आप लोग क्या करिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कितने मिनट